दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो शंखनाद सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये लेक्चर नंबर 10 है। आज का जो सेशन है इसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम है एसएससी जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफी अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया हूं यहाँ पर इस सेशन में थ्योरी ऑफ मशीन और पावर प्लांट के। पावर प्लांट का और थ्योरी ऑफ मशीन का वेटेज जो है काफी ज्यादा होता है एसएससी जेईई में। तो सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी अच्छी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज चल रही है इसका टाइम आप ध्यान रखें कि मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है ट्यूसडे एंड सैटरडे को ठीक 12:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है इसकी। इसके अलावा जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट है उनके लिए मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस अल्टरनेट बेसिस में वीक में आपको देखने को मिलती है। जीएस एज वेल एज जनरल साइंस दोनों की क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी वेट 100 kg फॉल्स 8 सेंटीमीटर एंड स्ट्राइक 500 kg पर सेंटीमीटर स्प्रिंग, द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग विल बी। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 100 kg, ओके, और ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिर रही है। किसके ऊपर गिर रही है? कि स्प्रिंग के ऊपर गिर रही है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्टिफनेस जिसे हम बोलते हैं वो हमें दिया हुआ है 500 kg पर सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया गया है। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमें दिया गया है, ओके, तो इसका मास हमें दिया गया है 100 kg, ओके। तो ये जब मास इस स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा, इसकी स्टीफनेस हमें दी गई है, स्टीफनेस इज 500 kg पर सेंटीमीटर, ओके। और ये जो स्प्रिंग है और ये जो मास है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये भी हमें दिया गया है। आई थिंक इट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो देखिए, डिफॉर्मेशन निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। यहां पर अभी ये जो फिलहाल बॉडी है इसके पास कितनी एनर्जी है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक तो 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तभी स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तभी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो इक्वेशन हम लिखेंगे, इस बॉडी का वेट इनटू जो टोटल डिफॉर्मेशन, मतलब टोटल डिफॉर्मेशन प्लस ये 8 सेंटीमीटर की हाइट, तो यहां पर क्या बनेगा mg इंटू एच प्लस एक्स। हम मान लेते हैं क्या है, ये डिफॉर्मेशन है, ओके। ये किसके बराबर रहेगी ये एनर्जी? ये स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके बराबर। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, mg इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, मास दिया गया 100 और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। h हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया, x हमसे पूछा गया। अच्छा, k की वैल्यू 500 kg पर सेंटीमीटर, इसलिए यहां पर आप सेंटीमीटर में वैल्यू रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर भी आपका सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ k कितना हो जाएगा यहां पर 500 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा इट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, ओके। कॉन्सेप्ट पूरा मैंने बता दिया किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। बाकी ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, मैकेनिक्स से भी बनते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन से भी बनते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, इट विल बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ये टाइम पीरियड होता है इन सेकंड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एल जो होता है यहाँ पर क्या होता है, लेंथ होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमसे क्या पूछा गया है, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड, अगर हमें इस टी को डबल करना है, मतलब 2t करना है, तो डबल करना है तो यहां पर हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि यहां पर 2 बाहर आ जाना चाहिए इस इक्वेशन के।
तो यहां पर इस लेंथ को आपको कितना करना पड़ेगा, इस लेंथ को आपको 4 टाइम करना पड़ेगा, तब जाके 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2, तो 2 बाहर आएगा तो ये जो टाइम पीरियड है कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो नया टाइम पीरियड है, अभी ये जो पुराना टाइम पीरियड है इससे 2 गुना हो जाएगा। आप देख सकते हो लेंथ को अगर हम 4 गुना करते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मास। मास से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास इक्वेशन में नहीं आता है टाइम पीरियड की, ध्यान रखें आप लोग। लेंथ शुड बी डबल और लेंथ शुड बी क्वार्टरपल, तो लेंथ शुड बी 4 टाइम्स, क्वार्टरपल मतलब 4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर एन 8 लिंक मैकेनिज्म। अगर हमारे पास 8 लिंक मैकेनिज्म है तो मैक्सिमम पॉसिबल इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ लिंक हमें दे रखी है, नंबर ऑफ लिंक विल बी 8। तो नंबर ऑफ आईसी जो हम निकालते हैं इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। तो नंबर ऑफ लिंक दिया है 8, 8 इंटू 8 माइनस 1 बाई 2, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 4, 4 7 जा 28। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आईसी का फॉर्मूला आप याद रखें, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का रिलेशन होता है। नंबर ऑफ लिंक को हम यहां पर पुट करेंगे तो यहां से आईसी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा इट इज 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। एन जो होता है यहां पर नंबर ऑफ लिंक होगा, जे नंबर ऑफ लोअर पेयर और एच क्या होगा, नंबर ऑफ हायर पेयर। तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे यहां पर नंबर ऑफ लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक को काउंट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी फिक्स लिंक है उसको आप सबसे पहले नंबरिंग करें 1। तो यहां पर फिक्स पोजीशन आप देख रहे हो, ये यहां पर भी फिक्स पोजीशन है, यहां पर भी फिक्स पोजीशन, तो ये लिंक 1 हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये लिंक 2 बन गया, ये एक पूरा एक ही लिंक होगा, लिंक नंबर 3, ये एक लिंक होगा 4, ये भी एक लिंक है, आप ध्यान रखें। ओके, ये हो गया लिंक नंबर 5, इसी तरह से ये हो गया लिंक नंबर 6 और ये बन गया लिंक नंबर 7। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक अगर यहां पर हम देखें तो कितनी हो गई, n इज 7। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे क्या होता है, लोअर पेयर। तो नंबर ऑफ लोअर पेयर काउंट कर लीजिए आप लोग। तो एक लोअर पेयर यहां पर रहेगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक लोअर पेयर यहां पर रहेगा, एक लोअर पेयर यहां पर रहेगा, एक लोअर पेयर यहां पर, एक लोअर पेयर यहां पर। अब देखिए एक ये लिंक जो है इस रोलर से कनेक्टेड है, तो एक टर्निंग पेयर यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी एक लोअर पेयर हो और यहां पर भी एक लिंक, एक लोअर पेयर रहेगा, एक यहां पर रहेगा, सिमिलरली एक यहां पर। तो नंबर ऑफ लोअर पेयर आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लोअर पेयर रहेंगे माइनस एच, हायर पेयर यहां पर नहीं है। तो आप कैलकुलेट करेंगे 7 माइनस 1 6, 6 3 जा 18 माइनस 16। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक, चल नेक्स्ट, A quaternary joint in a kinematic chain is equivalent to, क्वाटरनरी जॉइंट की बात है। अब देखिए बाइनरी, क्वाटरनरी, टर्नरी, ये जॉइंट क्या होते हैं इसको आपको समझना है। देखिए दो लिंक को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पर जो जॉइंट बनता है इसे हम बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। क्या बोलते हैं इसे हम, बाइनरी जॉइंट। जब 3 लिंक एक नोड पर मिलती है तो इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं टर्नरी जॉइंट। अब देखिए टर्नरी जॉइंट जो होता है ये 2 बाइनरी के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं सपोज 3 लिंक में लेता हूं, 3 लिंक में लेता हूं, एक ये, इसके ऊपर एक ये,
इसके भी ऊपर एक ये एक पिन लगा दी। तो जॉइंट अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली और बीच वाली के बीच में एक है और नीचे वाली और बीच वाली के बीच में एक है। तो यहां पर दो बाइनरी जॉइंट बने, ऊपर वाली और नीचे वाली के बीच में कोई जॉइंट नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक टर्नरी जॉइंट जो होता है ये दो बाइनरी के बराबर होता है। इसी तरह से अगर क्वाटरनरी जॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये चार लिंक होगी यहां पर, तो ये क्वाटरनरी जॉइंट जो रहेगा, वन क्वाटरनरी जॉइंट जो रहेगा थ्री बाइनरी के बराबर रहेगा। तो यहां से हमसे पूछा था कि क्वाटरनरी जॉइंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो टू बाइनरी होगा क्या, नहीं होगा। फोर बाइनरी भी नहीं होगा, वन बाइनरी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी थ्री बाइनरी जॉइंट। ओके, तो बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी जॉइंट क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द काइनेमेटिक चेन शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी लिंक। अब यहां पर बाइनरी और टर्नरी लिंक की बात है। तो देखिए बाइनरी लिंक क्या होती है, सपोज हमारे पास ये एक लिंक है, इससे अगर दो लिंक कनेक्टेड है तो ये बाइनरी लिंक कहलाएगी। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिंक है, इससे अगर तीन लिंक कनेक्टेड है तो ये लिंक जो है क्या कहलाएगी, टर्नरी लिंक। तो यहां पर हमें देखना है कि कितनी यहां पर बाइनरी लिंक है और कितनी यहां पर टर्नरी लिंक। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ लिंक हम यहां पर काउंट करते हैं। तो देखिए ये यहां पर नंबर ऑफ लिंक की अगर मैं बात करूं तो ये एक लिंक है 1, ये एक लिंक है 2, ये एक लिंक है 3, ये एक लिंक है 4, ये एक लिंक है 5, ये एक लिंक है 6। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितनी हो गई यहां पर, 6। ओके, अब यहां पर आपको देखना है कि इसमें से कितनी बाइनरी है कितनी टर्नरी है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले लिंक नंबर 1, तो ये लिंक 1, इससे कितनी लिंक कनेक्टेड है, आप देखिए लिंक 1 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है और 6 भी कनेक्टेड है। तो ये लिंक जो है ये टर्नरी लिंक बनाएगी। क्या कहलाएगी, टर्नरी लिंक कहलाएगी। समझ में? नाउ लिंक 2, तो लिंक 2 से कौन सी लिंक कनेक्टेड है, लिंक 1 कनेक्टेड है और लिंक 3 कनेक्टेड है, तो ये बाइनरी लिंक कहलाएगी। सिमिलरली लिंक 3 को अगर आप देखेंगे तो इससे लिंक 2, 4 और 5 कनेक्टेड है, तो ये टर्नरी लिंक कहलाएगी। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं लिंक नंबर 4, तो 4 आप देखिए कहां पर है, ये 4 से कौन कौन सी लिंक कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी लिंक कहलाएगी। 5 ये है, इससे 3 और 6 कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी लिंक कहलाएगी। और 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 से 1 और 5 कनेक्टेड है, सो इट इज ऑल्सो ए बाइनरी लिंक। तो यहां पर हमसे पूछा था कंसिस्ट ऑफ बाइनरी, बाइनरी आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, तो कितनी बाइनरी लिंक होगी यहां पर, 4 होगी और 2 क्या होगी यहां पर, टर्नरी लिंक। तो 4 and 2 मींस ऑप्शन टी। ओके, तो नंबर ऑफ बाइनरी और नंबर ऑफ टर्नरी लिंक काउंट करना आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू स्प्रिंग ऑफ स्टीफनेस K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो स्प्रिंग हमारे पास, इसकी स्टीफनेस है K1, एक मास भी हम अटैच कर देते हैं इससे, इसकी स्टीफनेस है K2। तो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। अच्छा, सीरीज कनेक्शन हम कैसे पहचानेंगे, सीरीज कनेक्शन के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं इस मास के ऊपर F, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा इस मास का वो किसके बराबर होगा, इस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन प्लस इस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। तो देखिए यहां पर इस मास का जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो होगा स्प्रिंग 1 का डिफ्लेक्शन प्लस स्प्रिंग 2 का डिफ्लेक्शन। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। अब देखिए हमें एक ऐसा स्प्रिंग बनाना है, इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाना है जिसकी स्टीफनेस क्या हो, ये दोनों स्प्रिंग के इक्विवेलेंट के बराबर हो और उतना ही डिफ्लेक्शन हो जितना यहां पर हो रहा है। तो यहां पर भी हम फोर्स लगा देते हैं, कितना, F लगा देते हैं, और इस स्प्रिंग की स्टीफनेस को हम बोल देते हैं क्या, K इक्विवेलेंट। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा और इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा सेम होगा और हमें इस K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है।
अब देखिए स्टीपनेस का रिलेशन आपको पता होगा, स्टीपनेस जो होता है ये क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय स्टीपनेस। तो यहां पर इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूं, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा, यहां पर लोड कितना आ रहा एफ, और इसकी स्टीपनेस में कितना बोल रहा हूं के इक्विवेलेंट। इसी तरह से यहां पर दोनों का डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल, तो यहां पर डेल्टा वन कितना बन जाएगा, डेल्टा वन लोड तो पूरे स्प्रिंग में सेम ही रहेगा ना, हर जगह एफ ही रहेगा, लोड हमेशा ध्यान रखें थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एफ अपॉन के वन, और ये क्या बनेगा एफ अपॉन के टू। तो जब आप इक्वेट करोगे यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, के इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो एलसीएम लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यू विल बी गेट के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो वहां पर स्टीपनेस को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, देन फिर वापस उसका रेसिप्रोकल करना है, ये मत भूलिएगा। और अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो स्टीपनेस को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो यहां पर जो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सीरीज कनेक्शन किसको बोलेंगे, जब टोटल डिफ्लेक्शन इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन के सम के बराबर हो रहा है। और पैरेलल कनेक्शन किसको बोलेंगे, जब डिफ्लेक्शन जो है हर स्प्रिंग में सेम होगा और वो टोटल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्पिंग ए स्मॉल डैम्पिंग वेरीज विथ टाइम। देखिए एम्पलीट्यूड जो होता है, अगर मैं डैम्पिंग की बात करूं तो डैम्पिंग जो होती है तीन तरह की डैम्पिंग हम देखते हैं, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। तो इसके लिए जो जीटा डैम्पिंग रेशियो फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो होगी, जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसे हम ओवर डैम्पिंग बोलते हैं, जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो अंडर डैम्पिंग बोलते हैं, और जीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ध्यान रखें कि ये दोनों केस में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, नो वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन केवल आपको यहां पर देखने को मिलता है, और वाइब्रेशन यहां पर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं अपन अंडर डैम्पिंग। और उस वाइब्रेशन की जो इक्वेशन हमारे पास आती है, x इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी डी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये हमें इक्वेशन देखने को मिलती है उस वाइब्रेशन की अंडर डैम्पिंग के केस में। तो यहां पर एम्पलीट्यूड जो है, ये वाला जो फैक्टर है ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है हमेशा ध्यान रखें, ये अंडर डैम्पिंग के केस में एम्पलीट्यूड जो है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और जीटा का भी फंक्शन होता है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें e टू दी पावर समथिंग है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, यहां पर आपसे इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है। अच्छा, ये जो इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से बनती है, ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव होता है। तो ओमेगा डी जो होती है अंडर डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, तो ये उस डैम्प वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि एम्पलीट्यूड जो होता है ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, और किस केस में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, जब जीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, अंडर डैम्पिंग के केस में। चलिए, व्हर्लिंग स्पीड ऑफ ए शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, किस केस में, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जब वाइब्रेशन जो है लेंथ के अलोंग हो रहा है,
ये जो वाइब्रेशन है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहलाएगा। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, एक बीम है हमारे पास, कैंटिलीवर बीम, इसमें अगर हम इस तरह से स्लाइटली लोड लगा के, इनिशियली कुछ लोड लगा के अगर इसको हम डिफ्लेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, इस तरह से कंटिन्यूसली इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओके, टॉर्सनल वाइब्रेशन, एक सपोज हमारे पास रोटर मास सिस्टम है, ये रोटर हमने लगाया, इसको हमने क्या किया, यहां पर कुछ टॉर्क अप्लाई किया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद में इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहां पर ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड घूमेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो जो व्हर्लिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओके, तो इस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अगर व्हर्लिंग स्पीड के बराबर हो जाती है तो वो कंडीशन आ जाती है रिजोनेंस वाली। तो हमेशा ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट कब आता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में आता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर ये हमें एक डायग्राम दिया गया है और इसकी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो देखिए, कन्वेंशनल तरीके से अगर हम जाते हैं तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सही नहीं मिलेगी, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये। अब देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ लिंक की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ लिंक भी यहां पर समझना जरूरी है। देखिए, ये एक फिक्स लिंक है, सो इट विल कंसिडर एज ए लिंक 1। ये एक लिंक है, लिंक नंबर 2, ये एक लिंक है, लिंक नंबर 3, और ये जो है ये है एक लिंक नंबर 4। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी लिंक है, इसको आपको समझना होगा। आप ऐसे समझिए कि ये एक सिलेंड्रिकल पेयर है, यहां पर ये एक रॉड है और ये किसी होल के अंदर है, तो एक सिलेंड्रिकल पेयर बन रहा है, स्लाइडिंग पेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ लिंक अगर आपसे पूछा जाए तो 4 होगी। नंबर ऑफ पेयर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, बट 4 और 4 अगर हमारे पास आता है तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 1 आती है, जो कि इसका आंसर नहीं है। तो 1 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, ये ध्यान से सुने, क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म अगर होती तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती। तो फिर ये क्या है, कैसे हम पता करें? देखिए, यहां पर इस लिंक 2 को आप इनपुट दीजिए, क्या आपको यहां पर आउटपुट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रोड है ये इसके मोशन को क्या कर देगी, अरेस्ट कर देगी। इसीलिए यहां पर आपको इनपुट देने पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं हो सकती। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0 होगी। स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहां पर फिर हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करें? तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, देखिए यहां पर अगर हम कन्वेंशनल तरीके से जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है 3 × n - 1 - 2j -h माइनस एक को टर्म आती है FR। ये FR जो होता है इसे हम बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं हम इसे? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, एक कॉन्सेप्ट रिडंडेंट लिंक का भी होता है, बट हियर इट इज नॉट ए रिडंडेंट लिंक। ये बात ध्यान से सुने, यहां पर ये एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। कैसे पहचाने कि ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दे रहा है? तो देखिए, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पहचानने के लिए इस चेन की किसी भी लिंक को आप मूव करिए, अगर वो मूव हो जाती है विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर लिंक, तो हम बोलेंगे कि वहां पर उस चेन के अंदर क्या है कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आप इस लिंक 3 को आप क्या कर सकते हो, यहां पर इजीली मूव कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग लिंक 2 और 4। इसीलिए ये जो लिंक है इसकी वजह से क्या आएगी, यहां पर एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। सो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से -1 होगा, और -1 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, यहां पर 0 आ जाएगी, जो कि क्या है इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है, 0 आई है, ध्यान रखें, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। रिडंडेंट लिंक का कॉन्सेप्ट, रिडंडेंट लिंक किसको बोलते हैं, अगर चेन में किसी लिंक को ऐड करें या किसी लिंक को वहां से रिमूव करें, अगर उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिडंडेंट लिंक। और इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस लिंक को हटाना पड़ेगा, उस लिंक को काउंट करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ में आई? तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है जी, इसमें अगर मैंने एक को यहां पर लिंक लगा दी, अब ये सभी पैरेलल है, ये बात ध्यान रखें। तो ये एक मैकेनिज्म है, कन्वेंशनल तरीके से आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे तो 1 नहीं आएगी, बट इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितनी है, 1 है, ध्यान रखें। इसका DOF जो होगा कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिडंडेंट लिंक कौन सी, इसको आप हटा भी दोगे तो मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस लिंक को हम बोलते हैं रिडंडेंट लिंक। यहां पर रिडंडेंट लिंक है, यहां पर क्या है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which law state that the length of the shortest and longest link should not be greater than the sum of the other two links in a 4-bar mechanism known as the Grashopp's law? S plus L is always less than equal to P plus Q for a continuous relative motion. Continuous relative motion के लिए अगर हमारे पास कोई 4-bar चेन है तो उसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक की जो लेंथ है, दो अदर लिंक है उनके लेंथ से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन। अब कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन का मतलब होता है यहां पर एटलीस्ट वन लिंक कंप्लीटली रोटेट। यहां पर एक लिंक कंप्लीटली 360 डिग्री घूमेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, S प्लस एल इज ग्रेटर देन P प्लस क्यू है तो क्या वहां पर मैकेनिज्म नहीं बनेगी, क्या बनेगी? उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे ऑलवेज डबल रोकर, ऑलवेज डबल रोकर, नो क्रैंक विल बी ऑब्टेन। कपलर भी वहां पर रॉक करेगा, इनपुट आउटपुट लिंक रोकर रहेगी, कपलर भी रोकर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेसॉप्स लॉ। ग्रबलस क्या होता है, थोड़ी देर पहले जो रिलेशन बताया था उसमें से FR को हटा दीजिए, ग्रबलर कहलाएगा। विथवर्थ लो, विथवर्थ मोशन आपको पता होना चाहिए। ओल्डहाम स्लो, ओल्डहाम्स कपलिंग, ये इन्वर्जन जब पढ़ते हैं स्लाइडर क्रैंक के तब आते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए पार्ट्स कैन बी कंसिडर एज द हायर पेयर। देखिए हायर पेयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जहां पर क्या होगा, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होगा। तो पेयर ऑफ गियर इन मेश, तो जब दो टिथ आपस में मेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आइदर लाइन कांटेक्ट होगा या फिर पॉइंट कांटेक्ट होगा। तो डेफिनेटली दो गियर टिथ के बीच का जो पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट, तो ये हायर पेयर होगा। ठीक है, बेल्ट एंड पुली, इस पर हम बाद में आते हैं। केम एंड फॉलोवर, ये आपको अच्छे से पता है, केम एंड फॉलोवर के बीच में बनने वाला पेयर इज ऑल्सो ए हायर पेयर। ये फॉलोवर है और ये केम है, तो इन दोनों के बीच भी पेयर कैसा बनेगा, हायर पेयर, इट इज हायर पेयर। बेल्ट एंड पुली, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। बेल्ट एंड पुली के बीच में देखिए ये जो पेयर होता है बेल्ट एंड पुली के बीच में, सपोज ये हमारे पास पुली है, ये दो पुली, इन दोनों पुली के बीच में हम लगा देते हैं बेल्ट।
ये बेल्ट लगा दिया। अब देखिए यहां पर जो पेयर बन रहा है ना, एक्चुअल में जो पेयर है इसे हम बोलते हैं व्रैपिंग पेयर। बट ये व्रैपिंग पेयर जो होता है इट इज क्लोज टू हायर पेयर। ओके, तो यहां पर बेल्ट एंड पुली के बीच में भी हमेशा ध्यान रखें हायर पेयर कंसिडर किया जाता है अगर व्रैपिंग पेयर ऑप्शन में नहीं है तो। ओके, अच्छा यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कितने हायर पेयर। तो यहां पर अगर आपको निकालना हायर पेयर तो देखिए यहां पर आप इसको देख के बता सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये मैकेनिज्म है। इसको अगर आप इनपुट दोगे तो ये आउटपुट यहां पर मिलेगा। अब नंबर ऑफ लिंक अगर काउंट करें तो कितनी होगी, 1 1। फिक्स लिंक एक होगी, एक ये रोलर 2, एक ये रोलर 3, और ये बेल्ट जो होगी लिंक नंबर 4। तो नंबर ऑफ लिंक कितनी है यहां पर, 4। नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हैं, एक यहां पर टर्निंग पेयर बनेगा। ये पुली जो है किसी शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट पर लगी होगी और शाफ्ट किसी बियरिंग के अंदर टर्न करेगा तो वो एक टर्निंग पेयर बनेगा। एक टर्निंग पेयर यहां पर बनेगा तो जे जो है कितने हैं यहां पर, 2 है। उल्टा अब हम चलेंगे तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस एच। तो h की वैल्यू जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेट 4। सो हाउ मेनी हायर पेयर इन केस ऑफ दिस सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखें 4 हायर पेयर होंगे। अब वो आप कहां पर कंसिडर करें, एक ये यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आप हायर पेयर भी यहां पर काउंट कर सकते हो। तो बेल्ट एंड पुली के बीच में जो पेयर होगा एक्चुअल में तो व्रैपिंग पेयर होगा, बट ऑप्शन में अगर नहीं है तो गो फॉर हायर पेयर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्कॉच योक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ, स्कॉच योक मैकेनिज्म जो होती है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन। देखिए डबल स्लाइडर क्रैंक में अगर लिंक 1 को फिक्स करते हैं तो इलिप्टिकल ट्रेमल मिलता है, किसी स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। और अगर हम दोनों स्लाइडर को ज्वाइन करने वाली लिंक को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है ओल्डहाम कपलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। ओके, और 4 बार लिंकेज का नहीं होगा, सिंगल स्लाइडर के भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी स्टेबलाइज फॉर ए लोअर पेयर। देखिए लोअर पेयर को लोअर क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन जो होगा क्या होगा, हाई होगा। हाई फ्रिक्शन की वजह से, और हाई फ्रिक्शन कब देखने को मिलेगा, जब सरफेस कांटेक्ट होगा। तो लोअर पेयर में कांटेक्ट कैसा होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। एग्जांपल लोअर पेयर के जैसे कि स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर नहीं होगा, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, इसके अलावा स्पेरिकल पेयर, ये सब लोअर पेयर के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। हायर पेयर किसको बोलते हैं, हायर पेयर जहां पर लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट होगा। एग्जांपल रोलिंग पेयर, इसके अलावा केम एंड फॉलोवर के बीच में, और इससे पहले 3 एग्जांपल और मैं आपको बता चुका हूं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन को आपको
ऑप्शन से सॉल्व करना हो, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कौन सा करेक्ट है? वाइब्रेटिंग अब्जॉर्बर, वाइब्रेटिंग इंजन, प्योर रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर और ए रिजिड बॉडी इन ए स्पेस। ए रिजिड बॉडी इन ए स्पेस, अगर आपसे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है तो ध्यान रखें हमेशा ये कितनी होगी, 6 होगी स्पेस में। ए रिजिड बॉडी इन ए प्लेन 3 होगी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। देखिए वाइब्रेशन की बात आती है तो वाइब्रेटिंग अब्जॉर्बर हो या वाइब्रेटिंग इंजन हो, इन दोनों के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा कितना रहेगा, इनफिनाइट रहेगा। जो प्योर रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर जो होगा इसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा कितना होगा, 2 होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए ट्यूब, सॉरी द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब फॉर ए नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ये पावर प्लांट आ गया, पावर प्लांट के क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब्स फॉर ए नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर एज कंपेयर टू कंट्रोल सर्कुलेशन। कंट्रोल सर्कुलेशन मतलब ये फोर्स सर्कुलेशन की बात है। तो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के ट्यूब का डायमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नेचुरल सर्कुलेशन में डायमीटर ज्यादा रहेगा क्योंकि यहां पर डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो होता है। और यहां पर कम डायमीटर रहेगा तो भी हम, क्योंकि एक्सटर्नल फैन पंप ब्लोवर की मदद से, फैन ब्लोवर तो आएगा नहीं, पंप की मदद से हम क्या करते हैं यहां पर सर्कुलेशन कराते हैं। तो डेफिनेटली नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के ट्यूब का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू फोर्स सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर एन वेपर पावर प्लांट। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, बट फिर आपको आंसर करना रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, जो आपको लगता है उसको आप आंसर करेंगे। अब रैंकाइन साइकिल जो है ये आइडियल साइकिल है वेपर पावर प्लांट के लिए। स्टीम पावर प्लांट की बात चल रही है यहां पर। स्टीम पावर प्लांट की जो वर्किंग होती है वो बेस्ड होती है किस पर, रैंकाइन साइकिल। क्यों? पहला ऑप्शन, वाटर इंटर्स द पंप एट अनसैचुरेटेड स्टेट, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है पंप के अंदर सैचुरेटेड स्टेट में इंटर करेगा ना। अगर हम प्लॉट करते हैं रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल में ये वन टू थ्री फोर, ये यहां पर पंप लगा हुआ है। तो यहां पर ये जो कर्व है ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है ना, तो वाटर जो है अनसैचुरेटेड थोड़ी इंटर करेगा, सैचुरेटेड करेगा। पहला ऑप्शन गलत। स्टीम इज नॉट कंडेंस इन अ कंडेंसर, स्टीम कंडेंस नहीं होगी तो कौन कंडेंस होगा, जरा ये बताइए मुझे। यहां पर कंडेंसर लगा हुआ है ना, यहां पर कंडेंसर लगा हुआ है ये, तो ये स्टीम जो है यहां से जो आई है कंडेंस होके कहां पर जाएगी, पंप में। तो ये भी गलत है। इट इंक्लूड्स रिवर्सिबल प्रोसेस, यस सारी प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल तो होती है। आगे वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते। इट डज नॉट अलाउ आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, एक्सपांसन यहां पर टरबाइन में होगा और ये आइसेंट्रोपिक ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, सही होगा। इट अलाउस, इट इंक्लूड्स रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ऑप्शन से आपको आंसर देना होगा। रैंकाइन साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ये टीएस डायग्राम मैंने बनाया था रैंकाइन साइकिल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेफ्टी वॉल यूजुअली एम्प्लॉय विद स्टेशनरी बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर में किस तरह का सेफ्टी वॉल, देखिए अलग अलग तरीके से सेफ्टी वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
लोकोमोटिव और मरीन बॉयलर में किस तरह का सेफ्टी वॉल्व यूज किया जाता है? क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। तो पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, याद रखें स्प्रिंग लोडेड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया जा चुका है। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व यूज किया जाता है। देखिए ये जो बॉयलर आप देख रहे हो, ये बॉयलर कौन सा है ये भी ध्यान रखें, इट्स ए लोकोमोटिव बॉयलर। ओके, लोकोमोटिव बॉयलर कैसा बॉयलर होता है? फायर ट्यूब, मल्टी फायर ट्यूब बॉयलर, बहुत सारी ट्यूब्स होती है फायर, हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर है, इसके आसपास क्या है? वाटर है। यहां पर आप देख रहे हो ये सेफ्टी वॉल्व है, यहां से एक्सेस प्रेशर अगर हो गया बॉयलर के अंदर तो वहां से स्टीम को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि बस्ट ना हो, तो सेफ्टी वॉल्व। तो ये सेफ्टी वॉल्व जो होता है ये स्प्रिंग लोडेड। स्टेशनरी बॉयलर की अगर मैं बात करूं तो लीवर सेफ्टी वॉल्व भी यूज किया जाता है, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व भी यूज किया जाता है, हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वॉल्व भी यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सभी तरह के सेफ्टी वॉल्व यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ स्टेशनरी बॉयलर, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखें लोकोमोटिव और मरीन बॉयलर में स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट इवोपरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड इन ए बॉयलर फ्रॉम एंड एट। ये डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो, इक्विवेलेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि सपोज हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का सेचुरेटेड वाटर है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। 1 kg है ये, तो इसके लिए आपको जो मास ऑफ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इवोपरेशन। तो इक्विवेलेंट इवोपरेशन जो होता है क्या होता है? मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय जो बॉयलर के अंदर वाटर एंटर कर रहा है उसकी एंथैल्पी हम मान लेते हैं H1, जो बाहर निकल रहा है उसकी एंथैल्पी कितनी है? H2। तो यहां पर ये बनेगा H2 माइनस H1। इक्विवेलेंट इवोपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर HFG जो होता है ये क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है 2257। तो ये कहलाता हमारा इक्विवेलेंट इवोपरेशन, ये ध्यान रखें। इक्विवेलेंट इवोपरेशन मास ऑफ स्टीम टू द मास ऑफ फ्यूल H2 माइनस H1, ये रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये डेफिनेशन जो होती है कहां पर वैलिड होती है? किस टेम्परेचर के लिए डिफाइन की गई है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ें। इक्विवेलेंट इवोपरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड इन ए बॉयलर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड ये कहलाता है आपका इक्विवेलेंट इवोपरेशन। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, यहां पर इस टर्म को अगर हम देखें तो ये कहलाता है इवोपरेशन फैक्टर। ये क्या कहलाता है? इवोपरेशन फैक्टर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आगे। फैक्टर ऑफ इवोपरेशन, ये आ गया है ना, फैक्टर ऑफ इवोपरेशन। ओके, तो देखिए H इज द टोटल हीट ऑफ स्टीम इन किलो कैलोरी पर केजी। स्टीम जो बॉयलर से बाहर निकल रही है उसकी जो टोटल हीट है वो कितनी है? H है। स्मॉल h इज द सेंसिबल हीट ऑफ द फीड वाटर, यहां पर वाटर को जो फीड किया उसकी हीट है। देन फैक्टर ऑफ इवोपरेशन, तो फैक्टर ऑफ इवोपरेशन जो होगा क्या होगा? H माइनस H डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट इवोपरेशन नहीं पूछा है, यहां पर क्या आएगा? 2257। ये क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर ऑफ इवोपरेशन। ध्यान रखें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2257 तो कहीं पर भी नहीं है, तो एक भी आंसर सही नहीं होगा। यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, छपाई मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी ऑप्शन में आप लगा लीजिए क्या? 2257। अच्छा, कभी कभी 2257 की जगह 2260 भी दे दिया जाता है, 2260 भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो
इक्विवेलेंट इवोपरेशन क्या होता है और फैक्टर ऑफ इवोपरेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है ये पता होना है। इक्विवेलेंट इवोपरेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो यहां पर मास ऑफ स्टीम टू द मास ऑफ फ्यूल से क्या करेंगे, मास फ्लो रेट, ये कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है बॉयलर की एफिशिएंसी, तो जो स्टीम बाहर निकल रही है उसकी जो एंथैल्पी है, ओके, और जो हम फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उससे जो हीट डेवलप हुई, तो हीट कितनी डेवलप होगी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू और उसका मास, और जो स्टीम बाहर निकल रही है उसकी एंथैल्पी कितनी राइज होगी, कितनी चेंज हुई जो वाटर हम भेज रहे हैं उसकी, तो वो ये हो। तो ये बॉयलर एफिशिएंसी, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहां से पिछली बार भी एसएससी जेईई में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था और ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए गैस टरबाइन साइकिल जो होता है इट वर्क ऑन ए ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, और ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाता हूं तो ब्रेटन साइकिल आपको पता होना चाहिए, इसमें दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। ये सारे साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। कंप्रेशन जो होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हीट रिजेक्शन जो होगा ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दोनों जो रहेगी पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सी। ये पी वी डायग्राम मैंने बनाया है। तो ब्रेटन साइकिल टू आइसेंट्रोपिक और टू कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन डी जो होगा ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, आपको देखने को मिलेगी किसमें, गैस टरबाइन साइकिल के अंदर। ठीक है, ब्रेटन साइकिल इसी को बोला जाता है और इसकी एफिशिएंसी आप ध्यान रखें 1 - 1 अपॉन आर पी की पावर गामा -1 अपॉन गामा। आरपी जो होता है प्रेशर रेशियो होता है, ओके, और प्रेशर रेशियो बढ़ाने पर यहां पर ध्यान रखें एफिशिएंसी जो होती है ब्रेटन साइकिल की बढ़ती है। और एक और बात ध्यान रखें, प्रेशर रेशियो बढ़ाने पर नेट वर्क जो है स्टार्टिंग में बढ़ता है और फिर कम होता है। तो वर्क आप हमेशा ध्यान रखें, प्रेशर रेशियो बढ़ाने पर ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वर्क बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम इफिशियंसी का रिलेशन, ऑप्टिमम इफिशियंसी का रिलेशन, मैक्सिमम वर्क का रिलेशन, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर ए इंपल्स स्टीम टरबाइन, तो देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अगर ये आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो। डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, देखिए क्या होता है, जो भी स्टीम इंटर करती है टरबाइन में, या तो उसके पास एंथैल्पी होगा या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जो ड्रॉप होता है, एनर्जी का ड्रॉप ही होगा ना टरबाइन की ब्लेड से जब स्टीम पास होगी, तो आइदर देयर विल बी ड्रॉप इन एंथैल्पी और आइदर देयर विल बी ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी, और दोनों में भी हो सकता है। तो यहां पर डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि जब स्टीम पास होती है ब्लेड से तो वहां पर एंथैल्पी में कितना ड्रॉप होता है और टोटल एनर्जी में कितना ड्रॉप होता है। तो टोटल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब प्योर इंपल्स टरबाइन की बात है बेटा, प्योर इंपल्स टरबाइन में इंपल्स टरबाइन किसको बोलते हैं, जहां पर ब्लेड के इनलेट पर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, तो एंथैल्पी में कोई ड्रॉप नहीं होता है। तो इंपल्स टरबाइन मतलब हम इसको इस तरह से बोलेंगे प्योर इंपल्स या फिर 0% रिएक्शन। तो इसके लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर चेंज इन एंथैल्पी जो होगा क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आ रहा। और इसी टरबाइन को क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखें, ये कहलाती है आपकी डी लेवल टरबाइन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। डी लेवल टरबाइन जो है प्योर इंपल्स टरबाइन होती है, इसके लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 0 होती है। 0% रिएक्शन टरबाइन भी इसे बोलते हैं, या 100% इंपल्स टरबाइन।
100% इंपल्स टरबाइन या प्योर इंपल्स टरबाइन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर प्योर रिएक्शन टरबाइन होगी, प्लस सेकंड केस क्या बन सकता है, 100% रिएक्शन टरबाइन। और इस टरबाइन का एग्जांपल याद रखें, हीरोज टरबाइन। तो इसके लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 1 होगी। तो 100% रिएक्शन टरबाइन या 0% इंपल्स टरबाइन। हीरोज टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन 1, 100% इंपल्स टरबाइन 0% रिएक्शन टरबाइन, डी लेवल टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन 0। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन 0, पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 50%। इसके अलावा वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन भी आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी कंपाउंडिंग कर्टिस टरबाइन को बोलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग रेटेयू टरबाइन को बोला जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्योर इंपल्स बोला है तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 0। रीजनरेटिव हीटिंग, रीजनरेशन की अगर बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिए, जो भी एग्जॉस्ट होता है उस एग्जॉस्ट से जो भी हमारा थर्मल इफिशिएंसी रैंकिन की बात चल रही, तो रीजनरेटिव हीटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या होता है, जो भी एक्सपांडिंग स्टीम होता है, यहां से कुछ अमाउंट में हम स्टीम को निकाल लेते हैं और पंपिंग के बाद में जो वाटर होता है, जो वाटर एंटर करने वाला है बॉयलर में, उसके साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फायदा क्या होगा, बहुत सारे फायदे। एक तो कि बॉयलर के अंदर हमें कम अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर पानी कोल्ड है तो बॉयलर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो एकदम से वो कोल्ड वाटर बॉयलर की सरफेस ट्यूब से अगर टकराएगा तो एक चिलिंग इफेक्ट, तो वहां पर क्रैक्स आ सकते हैं, तो उसको भी अवॉइड करेगा अगर पहले से हॉट वाटर इंटर करेगा बॉयलर के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रीजनरेटिव हीटिंग। तो रीजनरेटिव हीटिंग से हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज इफिशिएंसी इंक्रीजेस, ऑलवेज इफिशिएंसी इंक्रीजेस। ओके, बाकी अगर हम सुपर हीटिंग करें, रीहीटिंग करें, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि इफिशिएंसी बढ़े, यहां पर इफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज इंक्रीजेस, किस केस में, रीजनरेटिव हीटिंग के केस में। ठीक है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन। देखिए वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन है तो यहां पर सबसे पहले तो एक नोजल तो लगा ही होगा। ओके, अल्टरनेट सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड, अल्टरनेट सेट ऑफ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। वन सेट ऑफ नोजल एंड वन स्टेज मूविंग ब्लेड, वन सेट ऑफ नोजल फॉलोड बाय स्टेज ऑफ अल्टरनेट मूविंग एंड फिक्स ब्लेड। तो देखिए यहां पर एक सेट तो लगा होगा, किसका, नोजल का तो लगा ही होगा। इसके बाद में क्या होता है, यहां पर वन सेट ऑफ अल्टरनेटिव, तो ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। वन सेट ऑफ नोजल फॉलोड बाय स्टेजेस ऑफ अल्टरनेट मूविंग एंड फिक्स ब्लेड। तो यहां पर नोजल लगी होगी, इसके बाद में मूविंग ब्लेड लगी होगी, फिक्स ब्लेड लगी होगी, मूविंग ब्लेड लगी होगी, देन फिक्स ब्लेड लगी होगी। मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड। तो यहां पर प्रोफाइल टाइप की ब्लेड रहेगी, तो वेलोसिटी कंपाउंडेड है, तो यहां पर देखिए प्रेशर और वेलोसिटी का अगर आप यहां पर प्लॉट करते हो तो देखिए नोजल से स्टीम पास होगी तो प्रेशर क्या होगा, उसका कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर यहां पर ये था सपोज, तो प्रेशर कम होगा और एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा थ्रू आउट। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी नोजल से पास होगा तो बढ़ेगी। मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तभी तो पावर मिलेगा। फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर मूविंग ब्लेड में कम होगी, फिक्स ब्लेड में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो इसीलिए इसे बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन। वेलोसिटी कंपाउंडेड टरबाइन क्या कहलाती है? आपकी कर्टिस टरबाइन। तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, और किस तरह से कंपाउंडिंग करते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रैंकाइन साइकिल है। देखिए अगर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अगर ज्यादा है, सेम है, रैंकाइन साइकिल का किससे कंपेयर कर रहे हैं? कार्नोट से। तो देखिए कार्नोट में आपको पता होना चाहिए, कार्नोट में हम कंप्रेसर का यूज करेंगे और रैंकाइन में हम यूज करते हैं पंप का। तो यहां पर आप देखेंगे कि नेट वर्क जो हमें मिलता है, नेट वर्क जो हमें मिलता है, इफिशिएंसी की बात नहीं चल रही। इफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकती। नेट वर्क जो मिलता है रैंकाइन में वो ज्यादा मिलता है कंपेयर टू नेट वर्क कार्नोट। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होगा वो क्या होगा? कार्नोट का ज्यादा होगा कंपेयर टू रैंकाइन। तो रैंकाइन का क्या होगा? कम होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर द रैंकाइन साइकिल हैज लोअर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। लोअर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट थोड़ी होगा, हायर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट होगा, हायर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट देन द कार्नोट साइकिल। नेट वर्क जो मिलता है रैंकाइन का क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आप उसको देख भी सकते हो, एरिया अंडर द कर्व से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इन एन इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन की अगर मैं बात करूं, इंपल्स टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से हमें मिलती है? नोजल के थ्रू। उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। द स्टीम इज एक्सपांडेड बोथ इन फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। अभी थोड़ी देर पहले बताया ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टीम जो है इसका एक्सपांशन केवल नोजल में होता है। ओके, द स्टीम एक्सपांडेड इन नोजल ओनली एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप। तो नोजल में प्रेशर और हीट ड्रॉप होगा और स्टीम जो होगी क्या होगी? एक्सपांड होगी। तो करेक्ट आंसर हमें बी मिल ही गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लू गैस फ्लो थ्रू द फॉलोइंग एसेसरीज। तो देखिए फ्लू गैसेस जो है, बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकलती है, ये फ्लू गैसेस सबसे पहले कहां पर जाती है? ये जाती है आपके सुपर हीटर के अंदर। ये सुपर हीटर, सुपर हीटर में क्या होता है? वो जो सैचुरेटेड स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होती है। सुपर हीटर के बाद में जाता है आपका ये इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर का क्या काम है? ये क्या करता है? जो फीड वाटर होता है उसको गर्म करेगा। इसके अलावा ये जाता है आपका कहां पर? एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर में जो गैसेस आ रही है बॉयलर के अंदर कंबसन के लिए, उन गैसेस को पहले से ही हीट करते हैं। देन उसके बाद में ये कहां पर जाती है? चिमनी। चिमनी में जाने से पहले हम यहां पर क्या लगा देते हैं? इसके अंदर एक इंड्यूस ड्रॉट फैन हम लगा देते हैं, ताकि यहां से जल्दी से फ्लू गैसेस जो है क्या हो? फ्लो कर जाए। तो सीक्वेंस आपको देखना है। सबसे पहले क्या आएगा? सुपर हीटर मतलब 1, इसके बाद में इकोनोमाइजर मतलब 4, इसके बाद में एयर प्रीहीटर मतलब 3, और इसके बाद में क्या बनेगा? 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये चिमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन अ 2 स्टेज एक्सपांशन गैस टर्बाइन विद परफेक्ट रीहीटिंग द इंटरमीडिएट प्रेशर। देखिए परफेक्ट रीहीटिंग की बात चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखें कि इंटरमीडिएट प्रेशर जो होता है, जो हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर होता है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो सीधा सीधा आप रिलेशन ध्यान रखें, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 और P2। ये इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ओके, परफेक्ट रीहीटिंग की बात हो या परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात हो, तो दोनों के केस में आपको यही रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू रीहीट
इन रैंकाइन साइकिल। तो देखिए रीहीटिंग का मतलब क्या होता है? रीहीटिंग का मतलब होता है कि जो एक्सपांडिंग स्टीम है इसको एक बार में ना एक्सपांड करा के हम क्या करेंगे, इसको स्टेजेस में एक्सपांड कराएंगे और एक्सपांशन से पहले वापस हम इसको क्या करेंगे, बॉयलर के अंदर ले जाकर रीहीट कर। ये रीहीटिंग। हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांशन किया, फिर उसको बॉयलर के अंदर लेके गए, वापस हीट सप्लाई की और फिर उसको लो प्रेशर टरबाइन के अंदर क्या किया, एक्सपांशन किया, इससे बोलते हैं रीहीटिंग। अब इससे रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। यहां पर क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए पहला, एडिशन ऑफ हीट टू स्टीम इन इच रीहीट स्टेज इज डन टू रेज इट्स टेम्परेचर। यस, यहां पर ये टेम्परेचर था, यहां पर एक्सपांशन किया तो वापस हीट क्यों ऐड करी, ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए। बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट देखना है, इन्वॉल्व पार्शियल एक्सपांशन ऑफ स्टीम इन ए सक्सेसिव टरबाइन स्टेज। यस, ये हाई प्रेशर टरबाइन है और ये क्या है, लो प्रेशर टरबाइन है, तो सक्सेसिव टरबाइन में एक्सपांशन होगा। बिल्कुल सही है। रिजल्ट इन लोअर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रोड्यूस हायर रैंकाइन साइकिल इफिशिएंसी, ये भी सही है। देखिए रिजल्ट इन लोअर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, यहां पर अगर एक ही बार में हम एक्सपांशन कर देंगे तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो कम होगा, और अगर हम यहां पर रीहीटिंग कर रहे हैं तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, तो मीन टेम्परेचर वही एवरेज टेम्परेचर की बात है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इफिशियंसी क्या है, बढ़ जाती है। सो दैट द आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। मतलब ऑप्शन सी जो है क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। चलिए देख लेते हैं। यस, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, लोकोमोटिव टाइप बॉयलर। एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, आप ध्यान रखें। लोकोमोटिव बॉयलर एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, CFL, सी से स्टार्ट होने वाले बॉयलर, कॉर्निश कॉकरॉन, एल से स्टार्ट होने वाले बॉयलर, लोकोमोटिव लंकाशायर, F मतलब फायर ट्यूब। ये फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर में ट्यूब जो होती है, नंबर ऑफ फायर ट्यूब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। और ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबल वाटर ट्यूब नहीं होगा, वर्टिकल होगा नहीं, वाटर वॉल इनक्लोज फर्नेस नहीं, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर होता है लोकोमोटिव बॉयलर। बताया था मैंने। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल का यहां पर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पूरे 31 क्वेश्चन हमने देखे थ्योरी ऑफ मशीन और पावर प्लांट के। सो आई होप कि आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, इस सेशन से मिली होगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। क्रैश कोर्स अवेलेबल है मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट दोनों के लिए। सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।